7 7 7 7 हमने कर लिया था, 7 पार्टनरशिप का। चलें, एक 7 हो गया। इसके अलावा 8 हमने कर लिया था, 9 हमने कर लिया था और 10 हमने कर लिया था। 7वां सवाल कितना मार्क्स का जनाब? 3 3 3 3 और 5। 3 4 प्लस 5 17 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन है। देखते हैं ऑब्जेक्टिव कितना है। ऑब्जेक्टिव में एक ये पार्ट है, ज़रा लिखते जाइएगा प्लीज़, ताकि फिर हम एग्जैक्टली वहाँ पे पहुँचें। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 ये है 1 नंबर का, 6 हो गया आपके पास, लिख लिया आपने? बस 6 ही है। 18 मार्क्स। 55 नंबर का हमारे पास इसमें गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और 18 नंबर का क्या है हमारे पास? और चैप्टर्स कितने? सिर्फ 3। तो 55 में 18 को ऐड करें, 73। 2 मेन एरियाज और 3/4 ऑफ योर पेपर। 2 मेन एरियाज जो कि तकरीबन 3/4 बना रहे हैं। चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। पार्ट बी पहले कर लें या पार्ट ए? चले। ऑन 30 जून 2021 Noman, Salim, Ahmed and Sana entered into partnership for carrying out business of manufacturing and export of denim fabrics under the name Damask Traders. At the time of commencement of partnership, Noman disclosed to other partners his interest in family business of export of velvet fabrics. उनका काम क्या है? डेनिम फैब्रिक्स, और इसका फैमिली बिजनेस क्या है? वेलवेट फैब्रिक्स। ड्यू टू हिज कनेक्शन विद द फॉरेन बायर्स, नुमान ब्रॉट इन मैनी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर डीटी। उसका जो कि पहले से ताल्लुक था, तो उसने अपनी फर्म को बहुत सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स दिलाए। सलीम ने उन ऑपरेशंस को हैंडल किया और इंश्योर किया कि टाइमली डिलीवर हो जाए टू द कस्टमर्स। पार्टनर्स कितने हमारे पास? 4, नुमान, सलीम, अहमद और सना। नुमान ने क्या किया? नुमान ने इसको ऑर्डर्स ला के दिए और सलीम ने उनको टाइमली ऑपरेशनली वेल हैंडल किया और डिलीवरियां करवा दी। बीइंग द कंसल्टेंट ऑफ डीटी, आपको बना दिया है उस पार्टनरशिप फर्म का कंसल्टेंट, यानी कि आपने उसको मशवरे देने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मैटर्स, पार्ट ए, और इसके अंदर 4 बातें। ऑन 5 सितंबर अ मीटिंग वॉज हेल्ड टू डिस्कस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ डीटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। फॉलोइंग मैटर्स वर डिस्कस्ड। प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज डिटरमिन्ड आफ्टर accruing Salim salary of 1 lakh per month for the running DT operations. Noman found this unjustified and demanded an equivalent salary for his efforts to establish DT's business. क्या उसका ये व्यू पॉइंट वैलिड है या वैलिड नहीं है? जब प्रॉफिट डिटरमिन किया जा रहा था, तो क्या हुआ? सलीम भाई की सैलरी 1 लाख रुपया पर मंथ उन्होंने माइनस कर दी। क्या एक पार्टनर सैलरी ले सकता है? दे सकता है अगर पहले से डिसाइडेड हो, और कहाँ पे हो? डीड में। तो अगर ये लोग प्रॉफिट बांट रहे हैं तो क्या उन्होंने खुद से 1 लाख रुपया महीना साइड पे कर दिया होगा? नहीं, ये पहले डिसाइडेड हो। नुमान फाउंड दिस अनजस्टिफाइड, उसने कहा नहीं मुझे भी चाहिए। तो अगर उसको सैलरी चाहिए तो उसको शुरू में डीड में लिखवाना चाहिए था कि जिस तरह सैलरी वो ले रहा है उस तरह सैलरी मैं भी लूँगा। और अगर उसने नहीं लिखवाया तो क्या उसको अब सैलरी मिल सकती है? तो अगर उसको सैलरी लेनी हो तो क्या करना पड़ेगा? म्यूचुअल कंसेंट के साथ उस डीड को रिवाइज करना पड़ेगा। रिवाइज करने के बाद एक क्लॉज ऐड करनी पड़ेगी और अब वो सैलरी ले सकता है।
तो उसका व्यू पॉइंट वैलिड है कब? जब सारे पार्टनर्स म्यूचुअली एग्री करें और जाके उसको रिवाइज करें। और व्यू पॉइंट वैलिड कब नहीं है? जब ये डीड में करंटली मौजूद नहीं है। अगर डीड में मौजूद होता और ये ना दे रहे होते तब जाती थी, डीड में मौजूद ही नहीं है, तो टेक्निकली उसका व्यू पॉइंट अभी करंटली वैलिड नहीं है। वैलिड कब बन सकता है? जब वो डीड में आके चेंज करे और फिर उसको सैलरी मिल रही हो। क्या? हाँ जी, 3 नंबर है, 3 नंबर पूरे भी तो करने हैं, 3 नंबर है भाई। लेट्स सी द सोल्यूशन। साथ वो भी खोल देते हैं ताकि आपकी जो परेशानी है वो साथ रिजॉल्व हो जाए। वाह। Numan finding remuneration accrual unjustified indicate that it was not in accordance with the terms। ये बात हम लोगों ने कर ली है। Under the Partnership Act, a partner is entitled to receive remuneration for taking part in conduct of business only if it is agreed by the partners। Therefore, वो सैलरी ले सकता है बाकी सबकी consent के साथ। Further, Numan can also get salary subject to consent of ऑल पार्टनर्स। तो 3 नंबर थे, तो आपने तीनों बातें ही वहाँ पे साथ में मेंशन करनी है कि कब वो सैलरी ले सकता और कब वो सैलरी नहीं ले सकता। तो क्या ये 3 नंबर मुश्किल है? बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होंगे पता कि एक पार्टनर सैलरी लेता ही नहीं है। बच्चों का जो असल कन्फ्यूजन पॉइंट था ना वो ये था कि एक पार्टनर को सैलरी से क्या लेंगे, वो तो प्रॉफिट में होता है। तो आपने इस तरह की कम से कम गलतियाँ नहीं करनी है। आपने दोनों बातें लिख कर आनी है कि यस अभी के लिए उसका व्यू पॉइंट वैलिड नहीं है, अनजस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि पीछे डीड में कोई चीज़ एग्री नहीं है। हाँ एग्री करवा लो फिर ले लो, उसमें तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, %20 ऑफ द चेंज हो गया। 20% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वर कंबाइंड ऑर्डर्स फॉर डेनिम एंड वेलवेट फैब्रिक्स which were jointly fulfilled by DT and Numan family। Salim argued that 50% of the velvet business profit should be paid to DT। ये क्या साइंस की है उसने? वो लेकर आया था एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स और उसका अपना फैमिली का एक बिजनेस था। कौन सा? डेनिम नहीं, वेलवेट फैब्रिक्स का। और ये लोग क्या करते हैं? डेनिम। ये डेनिम क्या होती है वैसे? जीन्स का जो कपड़ा होता है। और वेलवेट क्या होता है? जो क्या? शनील का कपड़ा। 20% ऑफ द एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वर कंबाइंड ऑर्डर्स फॉर डेनिम एंड वेलवेट। 20% जो ऑर्डर्स थे वो दोनों के कंबाइंड थे, विच वर जॉइंटली फुलफिल्ड बाय डीटी एंड नुमान फैमिली बिजनेस। जो कि डीटी वालों ने अपना काम किया और उन्होंने अपना काम किया। सलीम का आर्ग्यूमेंट क्या है कि 50% ऑफ द वेलवेट्स बिजनेस प्रॉफिट शुड बी पेड टू डीटी। सलीम कौन है? सलीम कौन है? जिसने ऑर्डर मैनेज किए थे। वो ये कह रहा है कि चूंकि हमने उनका भी ऑर्डर लाके दिया है तो उसमें से 50% हमें प्रॉफिट मिले। तो क्या ये उसको मिलेगा? क्या ये प्रॉफिट उस फर्म का है? क्या ये प्रॉफिट उस फर्म का है? हाँ जी। DT is a newly established business and it is clear that instead of using DT's name or business connection, Numan is using his own family business। भाई वो ये कहना चाह रहा है कि उसका जो फैमिली का बिजनेस था वो ऑलरेडी चला आ रहा था, उसकी अपनी गुडविल मेंटेन हुई थी। ये लोग तो अभी अभी आए हैं, तो ये क्लेम नहीं कर सकते कि आपको हमारी वजह से ऑर्डर मिले हैं। असल में हुआ क्या है, उनकी वजह से इस फर्म को ऑर्डर मिला। ये कह रहा है कि हमारी वजह से तुम्हारी फैमिली बिजनेस को ऑर्डर गया तो उसके लिए हमें 50% दो। ये तो बात ही गलत है। तो बिजनेस ये सेम नेचर का नहीं है, दोनों का जो कपड़ा है वो अलग है। द बिजनेस वर ऑफ सेम नेचर, नुमान वुड हैव बीन लायबल। नुमान कब लायबल होता? जब बिजनेस सेम नेचर का होता और उनके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा होता कि हम भी आपको प्रॉफिट दिया करेंगे अगर आपने हमें ऑर्डर्स ला के दिए। तो चूंकि ऐसा कुछ नहीं है तो ये आर्गूमेंट क्या है उसका? इनवैलिड।
उसका ये आर्ग्यूमेंट, या स्टार्ट में डिसाइड कर लेता, या आपको याद होगा हमने कहा था कि एक पार्टनर सेम बिजनेस नहीं कर सकता, और अगर वो सेम बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस से आया हुआ प्रॉफिट किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा। तो यहाँ पे वो सेम बिजनेस नहीं है, कपड़ों का फ़र्क है, कपड़ों का फ़र्क है, डोमेन सेम है क्लोथ्स की मगर उसके अंदर फ़र्क है, फैब्रिक चेंज है। ये बात यही है कि अगर एक मोबाइल फ़ोन सेल कर रहा है आईफोन और एक सेल कर रहा है एंड्रॉयड, तो ये दोनों हैं तो मोबाइल फ़ोन ही मगर फ़र्क है। तो यहाँ पे बिज़नेस सेम नेचर का नहीं है और ना ही ये क्या कर रहा है, आपस में compete कर रहा है। तो टेक्निकली चूँकि ये सेपरेट है तो कोई प्रॉफिट शेयर नहीं होगा और कोई कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, अगर ये दोनों काम होते तो फिर ये वुड हैव बीन लायबल होता, अगर ये दोनों काम होते इफ़। तो उसका ये आर्ग्यूमेंट क्या है, गलत है। अच्छा जी, अहमद informed that he had paid 9 लाख from his personal bank account to a supplier due to non-availability of cash in company's bank। उसने अपने ज़ाती अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाल के उसको पे कर दिया। अहमद का जिक्र हमने इससे पहले कभी किया नहीं, हम सलीम और नुमान का जिक्र करते हैं, अहमद फर्स्ट टाइम आया। ऑन 31 मई द अमाउंट वाज पेड बैक टू अहमद। 31 मई को उसको पैसे वापस मिल गए। पैसे उसने कब पे किए थे, 31 जनवरी। उसको हम यकम फरवरी काउंट कर ले, फरवरी में पे किए ना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च अप्रैल मई, 4 महीने 9 लाख रुपया एक पार्टनर ने फर्म को दिया। इसको मैं क्या लोन काउंट कर सकता हूँ, इसको मैं एक लोन काउंट कर सकता हूँ। He demanded रुपीज़ 27,000 एज प्रॉफिट विच वुड हैव बीन अर्न अगर ये उसको अपने अकाउंट में रखवाता। तो कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो सिर्फ इतना बता दें कि किस टॉपिक की तरफ जा रही बात, 6% वाली बात पे जा रही है। तो ज़रा काउंट कीजिएगा, 9 लाख का 6% मल्टीप्लाई बाय 4/12, पेन कट लो, तुझे ज़बानी ना करो। 9 लाख का 6%, 9 लाख का 6% इंटू 4/12 कितना आता है, पक्की बात है 18,000। वो भाई क्या डिमांड कर रहे हैं, तो क्या इनके दरमियान कोई रेशियो डिसाइड हुई थी परसेंटेज की इंटरेस्ट वाली, और जब डिसाइड ना हो तो उसके मुताबिक क्या बन रहा है, वो क्या डिमांड कर रहा है, क्या पे होगा, बस इतनी बात आपने मेंशन करनी थी, इतनी बात आपने मेंशन करनी थी। कि उन्होंने भी यही किया है, उन्होंने भी यही किया। ज़रा पढ़िएगा, 18 की फिगर उन्होंने भी आपको निकाल के दी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत कभी भी पढ़ सकती है आपको। जब सवाल बिल्कुल ही खामोश हो ना, असल में उसमें हम एक परसेंटेज बताते हैं, एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं ना, यहाँ पे कोई अमाउंट फिक्स की गई है ना उसने कोई स्पेसिफिक परसेंटेज बताई है। तो जब कुछ भी नहीं बताया तो फिर हम उसको निकालेंगे एज़ पर 6%, वो आ गई 18,000, जो कि ज़्यादा जो कि कम है एज़ कम्पेयर टू 27। तो क्या मिलेगा, वो कैपिटल जो उसने कैप लगा दिया है 6% के हिसाब से। मज़े के सवाल है ना, 3-3 नंबर के, आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो उत्ते की आ रहे हैं 3 गल्लां की ने। अगेन 1 नंबर प्रोविजन के, 1 नंबर सिनेरियो के और 1 नंबर आपके जवाब के। उसने आपको क्या बनाया हुआ है, कंसल्टेंट। उसका काम क्या होता है, मशवरे देना, ओपिनियंस देना, तो आपको बतानी पड़ेंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग नुमान भाई फिर से आ गए। Numan stated that since he had brought most of the orders for the DT, remaining partners cannot use the brand name.
अगर वो पार्टनरशिप छोड़ता है तो वो डीटी का नाम अपने साथ लेकर जाएगा, तुम लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे ऑर्डर्स ला के दिए हैं। सवाल ये है कि क्या इसका ये क्लेम जस्टिफाइड है? नहीं। किसी भी कंपनी का नाम, किसी भी फर्म का नाम, उस फर्म की अपनी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। अब प्रॉपर्टी में गुडविल इंक्लूड होती है। तो ये जो ब्रांड नेम्स होते हैं ये गुडविल है। असल में ये फर्म की प्रॉपर्टी है, उस बंदे की प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसका ये क्लेम जस्टिफाइड नहीं। देखते हैं सॉल्यूशन हमें क्या बताता है। Subject to contract between the partners, the property of firm includes the goodwill of business. Since there was no earlier contract between the partners as to treatment of goodwill, Numan's claim is not valid. उसका claim valid नहीं। आए जी, 3 3 3 और 3 12 हो गए। हेलो 12 हो गए। आए जी, पार्ट बी सवाल वही है, 4 पार्टनर्स वही हैं। अब आ गई हमारे पास सना बीबी। ऑन 15 अगस्त करीब करीब ही है 21, सना डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। अभी 2 साल की उनकी बरसी होने वाली है। 15 अगस्त है ना, वो करीब करीब ही है। सना डाइड इन अ कार एक्सीडेंट एंड हर 17 years old daughter Sarah was admitted to the benefits। ये क्या कहना चाह रहा? माइनर। ऑन 8 सितंबर सारा इज टू सेलिब्रेट हर 18th बर्थडे। अब आजकल वो कितने साल की होगी शहबाज भाई? शहबाज भाई आजकल इसकी एज क्या है? सारा की एज क्या है आजकल? तो शर्मा क्यों रहे हो? 19 साल कहते हुए ऊंचा बोल लो। वो करीब करीब देखा सितंबर का भी उसने ख्याल किया। जब पेपर दे रहे होंगे 18 की हो जाएगी। खैर आपने वो डेट अज्यूम करनी जो कि वहाँ पे है, आपका रिश्ता नहीं होने जा रहा, आपने सिर्फ सवाल को देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट का डिमांड क्या कर रहा है? डिमांड क्या कर रहा है मिस? माइनर। क्या डिमांड कर रहा है? माइनर। माइनर वाली बातें आपने उठा के यहाँ पे पेंशन कर देनी है 5 नंबर के लिए। हाँ जी, 2 बातें पूछ रहा है। अटेनिंग द डेट ऑफ मेजॉरिटी, तो ये क्रैमिंग बेस्ड सवाल है, इसमें कोई लॉजिक का ताल्लुक ही नहीं है। वो चीज़ें उठा के आपने बस माइनर की जगह पे उसका नाम डाल देना और कहानी ख़त्म हो जाएगी। जो जहाँ पे डेट का वर्ड यूज़ करता है वहाँ पे वो डेट का रेफरेंस दे दें। तो मुझे अब सोच के बताइएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 17 नंबर 17 बनते ना? हाँ 17 नंबर नहीं, अभी इसके यहाँ तक 17 मार्क्स मुश्किल थे। एक अच्छी तैयारी के साथ 17 में से कितने मिलते हैं आपको? मिल सकते हैं ना आसानी से? हाँ जी शहबाज भाई को 6 साल दे देंगे। कितने आ जाएंगे ना? ये चीज़ रखनी है। हाँ जी आ सकते हैं। इट मीन्स यू पीपल कैन डू। कहाँ जा रही हैं आप? एक सवाल पड़ा हमारे पास, ये ज़रा करें खुद ही, मैं नहीं बता रहा इसमें। ओए जज्बाती हो गया। ले
टॉपिक पूछना कौन सा चाह रहा है? टॉपिक टेस्ट कौन सा कर रहा है? ओ भाई, टॉपिक टेस्ट कौन सा कर रहा है आपसे? वाह, वो तो हम सबको पता है कि ये पार्टनरशिप का सवाल है। एरिया कौन सा? एरिया, मेन एरिया कौन सा? चलो 11 में क्या एसेंशियल्स। अब मुझे बताइएगा क्या वो पार्टनर हैं या वो पार्टनर नहीं है। अगर हैं तो ए या बी, और अगर नहीं है आपके मुताबिक तो सी या डी। बारी बारी चलते हैं। कहाँ लिखा हुआ? नहीं, आपका ऑप्शन क्या है? आपका आंसर क्या है? नहीं, एक बताएं ना, एक बताएं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। आपका नाम क्या था? मैं हमेशा भूल जाता हूँ। आपका ऑप्शन क्या है? पर मैं ऑप्शन दसो मिस। आपका क्या है? डी है। डेल्टा नहीं, जी है। हाँ जी मात भाई, आप बी। हाँ जी शहबाज भाई, बीटा। जी मिस, एक ही क्लास के बच्चे और ऑप्शंस के चेक कीजिए, किसी का बी है, किसी का डी है। आप सी कहते हैं ना, बराबर हो जाएंगे सारे। नहीं, एक बताए ना, आप सी कहते हैं, मैं आपका सी काउंट कर रहा हूँ। मैं सी काउंट करिए, देखने से कौन जीतता है, शायद आप ही जीत जाएं। आइए पूछते हैं कंप्यूटर से इसका आंसर क्या है। नहीं नहीं, हमारे पास आपका आंसर मौजूद है जी। लॉक कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, हमें इसका आंसर बताया जाए। डी 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 डी। जिन्होंने डी कहा उनसे पूछते हैं हाउ। सवाल खोल लेते हैं, एक सेकंड। हाँ जी सर, देखिए ना, स्टार्ट में डिसाइड किया था उसको ऑन करने का, ठीक है, सलमान और फरहान ने। और जाकिर क्या था, उसमें ऑपरेशनल राइट्स दिए थे उसको कि वो पर कॉफ़ी बेचने के बाद कितने लेगा, 25 रुपए। ठीक है। लेकिन बाद में उन दोनों ने सब सीक्वेंटली डिसाइड किया कि जाकिर भी हमारे यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग में आएगा, लेकिन जबकि वो पार्टनर मैं है। फरहान वगैरह में भी एग्रीड नहीं हुआ कि वो पार्टनर रहेंगे। अच्छा, स्टार्ट में देखें ना, उन्होंने दोनों ने परचेज किया लेकिन एग्रीमेंट नहीं हुआ। हम एक काम करते हैं, 5 बातें पूरी कर लेते हैं। क्या यहाँ पे 2 लोग हैं? क्या यहाँ पे बिजनेस किया जा रहा है? किया जा रहा है सर। क्या यहाँ पे कोई ऐसा बिजनेस है जो कि को ओनरशिप में आ रहा है? यस। कहाँ लिखा हुआ? सर, इन्होंने एग्रीमेंट नहीं ना किया हुआ, पार्टनरशिप है का बिजनेस हो रहा है? हो रहा है। कोई को ओनरशिप तो नहीं है? कोई फैमिली जॉइंट बिजनेस तो नहीं है? नहीं है। अच्छा चले, क्या म्यूचुअल एजेंसी आ रही है? आ रही है। कहाँ लिखा हुआ? दोनों एक दूसरे के कहाँ लिखा हुआ? एम्प्लॉयड है ये। चलिए मान लिया एम्प्लॉयड है। क्या यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहा? नहीं, ऐसे नहीं हो गया होगा, अगर नहीं होता तो बताता। क्या एग्रीमेंट हो रहा? हो रहा है सर, क्योंकि वो एम्प्लॉयड भी होता है एग्रीमेंट। इक्वली डिवाइड करेगा। एग्रीमेंट एम्प्लॉयड भी होता है, एक्सप्रेस भी होता है, एम्प्लॉयड भी होता है। यहाँ भी तो एग्रीड हुआ है, वो इक्वली। कहाँ पे? अब 2 लोगों ने बिजनेस शुरू किया है। सबका हो गया। अब सर बताएं। 2 लोकल कॉफ़ी शॉप्स खरीदी थी, ठीक है। रेनोवेट किया them to reflect the modern style cafe under the name Coffeeholics. Interior किया of both the shops was done by Salman, whereas the renovation expenses were paid by Farhan. Operational rights of both the shops were given to Zakir on the terms that Zakir shall only pay a fixed amount of ₹25 of each coffee cup. Salman and Farhan agreed to equally divide the amount paid by Zakir among. मज़े की बात यह है कि ये अभी भी 2 दुकानें ही हैं, ये एक दुकान तो बनी नहीं है, ये को ओनरशिप है, ये पार्टनरशिप है ही नहीं, अभी भी 2 दुकानें हैं। वो दुकान आपस में कभी एक हुई नहीं। वो हर लाइन में कह रहा है बोथ द शॉप्स, बोथ द शॉप्स, बोथ द शॉप्स, बोथ द शॉप्स। हुआ ये कि 2 दुकानें थीं,
पुरानी, 2 खोखे थे पुराने, एक ने दोनों दुकानों पे एक काम करा दिया और एक ने दोनों दुकानों पे एक और काम करा दिया, बस ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। जैसे ग्लोरिया जींस की मिसाल देते हैं, और कोई काम नहीं हुआ। एक था कैंटीन वाला, एक था बुक शॉप वाला। कैंटीन वाले ने बुक शॉप वाले की दुकान पे और अपनी दुकान पे प्लस्तर करवा दिया, बुक शॉप वाले ने दोनों दुकानों पे लाइटें लगवा दी। क्या ये पार्टनरशिप है? स्टिल उनकी अपनी अपनी शॉप्स ही हैं, अल्लाह दे वाले। तो आप यहाँ पे आगे फंस गए, मगर तुक्का यहाँ पे आप कुछ कह रही थी, आपने क्या कहा था? हाँ, आपका मैंने सी काउंट किया था ना, आपका भी वैसे डी था। सर मेरा तुक्का नहीं था, आप तो आपको स्टार्ट में कह रहे थे कि अब तो यही कहते हैं सारे। मैंने है बीटा कहा था, बीटा थोड़ी कहा था। ठीक है जी। पार्टी